बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुस्लिम लीग नवाज़ ने दोबारा नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी का सदर मुंतखब कर लिया है। एक लंबा अरसा शहबाज शरीफ साहब के पास ये ओहदा रहा और अब फाइनली वापस ये ओहदा नवाज़ शरीफ साहब को मिल गया। अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से क्या तब्दीलियाँ मुस्लिम लीग नवाज़ एक्सपेक्ट कर रही है विद इन पार्टी और फिर पार्टी परफॉर्मेंस को लेकर, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब ने सदारत का ओहदा संभालने के बाद अपने पुराने साथियों को बड़ा याद किया और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी तनकीद की, जो गुज़िश्ता चंद अरसे में हम देख रहे थे कि उस तरीके से तनकीद नहीं हो रही थी। पहले तो नवाज़ शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले खिताब में, जब सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास था, उसमें कहा कि मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूँ लेकिन मुनासिब वक्त पर बातें होंगी। फिर कुछ बातें उन्होंने की भी अब 28 मई को। तो अब नवाज़ शरीफ साहब की अप्रोच क्या है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत में है, वफाक में मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत में है, बलूचिस्तान में कोalition में मुस्लिम लीग नवाज़ बैठी हुई है। तो अब अप्रोच क्या है नवाज़ शरीफ की टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस, टूवर्ड्स कंट्री, टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर इमरान खान साहब को हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में कुछ रिलीव्स मिले और अभी 29 मई को जो उनका इद्दत का केस था उसका फैसला सुनाया जाना था, लेकिन वो फैसला नहीं सुनाया गया। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक मरतबा फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान आज भी लाडला है। तो वो किसका लाडला है, ये भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, नायब सदर हैं पंजाब के राना मोहम्मद अरशद साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू हैदर। कैसे मिजाज है राना साहब, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, ये मैं नवाज शरीफ साहब का मामले से आगाज़ करूंगा, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मुख्तसरन मुझे ये बताइएगा, आपके हल्के का जो मामला था, पहले नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आपके जो ओपोनेंट थे मियां आतिफ साहब, बाद में रिकाउंटिंग जो आपकी दरख्वास्त थी वो एक्सेप्ट हुई, रिकाउंटिंग में आप जीत गए। अब दोबारा आतिफ साहब का नोटिफिकेशन हो गया है और एज़ पर माई इंफॉर्मेशन बेंच ने भी आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, खारिज कर दिया है। एक तो स्टेटस क्या है आपके हल्के का, दूसरा आप क्या समझते हैं कि कहां पर गड़बड़ हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ और आप खुद बड़ी शर्म फरासत रखते हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो 28 फरवरी का इलेक्शन था उसमें ये लोग जिनका आपने नाम लिया, ये कहाँ पे थे? 8 फरवरी का जी। जी 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ। जी जी 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ कि ये लोग कहाँ पर थे। और ये 2 साल की हुकूमत आई तो जो हमजा शाबाशी ने ननकाना टू शाहपुर 28 किलोमीटर रोड दिया और जो ड्रामा सेंटर था THQ का, जो जड़ामला रोड था और जो 10 देहातों की नहर थी, इसी शख्स ने वो PTI के दौर में रोके थे मंसूबे। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम करवाए। शाहकोट का रोड अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। 7 फरवरी को भी बन रहा था। बराला नथोवाला कड़ी बेटे वाली जो नहर 4.5 साल PTI और इस आतिफ नाम शख्स ने रखवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन से पहले हमने मुकम्मल की। जड़ावाला रोड मुकम्मल किया, THQ ठीक हो गया, सेंटर मुकम्मल करके चलाया। ठीक है। 8 तारीख को 45 जाली फार्म बनाकर, अच्छा, और फिर इसका ब्रदर अल्लाह एक अदारे में ग्रेड 17 का ऑफिसर है, उसने 3 छुट्टियां ली और आकर हमारे हलके में 45 जाली फार्म सबमिट करवाए। ये रिपोर्ट हमने 4 बजे भी दी, रात 11 बजे भी दी आज को, और सुबह 9 तारीख को 9 बजे उसको जब 47 फार्म इशू हुआ तो अभी चंद पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट रहते थे और राना मोहम्मद अरशद के दर्जनों जाली 45 फार्म बनाकर मोहम्मद अरशद को डाल दिए गए, मुझे 0, और मेरे दर्जनों 45 फार्म जो थे वो PTI के आजाद कैंडिडेट आतिफ को डाल दिए गए और मेरे हजारों वोट जलाए गए, काउंटर फाइलें जलाई गई। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए और 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाहकोट PP 133 का जो जाली 47 फार्म इशू था उसको सस्पेंड कर दिया। सही। 15 को दोबारा हेयरिंग हुई, 19 को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इलेक्शन कमीशन ने की, एडिशनल डायरेक्टर जनरल
नजीब हैदर साहब वो आए और वो इनको भी मिले, हमें भी मिले। विजिट के बाद उन्होंने 21 को रिपोर्ट दी कि यहाँ रीकाउंटिंग होनी चाहिए और जो वोट दिलाए गए सेकंड फेज में उस पर रीपोलिंग भी हो सकता है। तो उस पर आर्डर इशू हुआ। फिर 4 अप्रैल को रीकाउंटिंग होती है। ये पार्टिसिपेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पोलिंग स्टेशन से लेकर आखिर तक हम उनके सामने जीत रहे थे। और जो मेरे वोट थे कितना 42,000 समथिंग मेरे पहले थे, और जो मेरे मुस्लिम लीग नून के शेयर के वोट थे वो डालकर 44,000 हो गए। और जो जाली वोट इनके, आप देखे ना, नथुमाना और 4-5 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे कि वोट मेरे हैं, उनकी काउंटिंग नहीं हुई। सो माय पॉइंट इज कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 अप्रैल को अल्हम्दुलिल्लाह जीतता हूँ रीकाउंटिंग में। 9 अप्रैल को मेरा नोटिफिकेशन होता है। ये 16 को एक पीटीआई दोस्त जज के पास जाते हैं, उन्होंने केस को टेकअप किया और 17 अप्रैल को मेरा नोटिफिकेशन सस्पेंड होता है। 17 अप्रैल को, सॉरी 17 मई को, 17 मई को। और 24 को इनका जो नोटिफिकेशन हुआ उस पर लिखा हुआ है कि राणा मोहम्मद अरशद का जो नोटिफिकेशन है हम रिकॉल कर रहे हैं और इसका कर रहे हैं। हमने इसको आईसीए में चैलेंज किया तो आईसीए के ऑनरेबल जजेस जस्टिस आबद अजीज शेख साहब और फैसल जमान खान साहब ने कहा कि ऑलरेडी इलेक्शन से रिलेटेड के जो है वो इलेक्शन कमीशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट है, तो हम इस केस को उधर रेफर करते हैं। सही ना मेरी पिटीशन उन्होंने खारिज की, अच्छा, डिसमिस की, ना खारिज की उन्होंने वो। यानी अब आपका मामला जो है, अब आपका मामला राणा साहब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, मामला चला गया। चले इंशाअल्लाह मैं असल वादा में जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से शाहकोट की आवाम पीपी 133 ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया है। अल्लाह के करम से ये सीट नवाज शरीफ की है। हाँ, परेशानियां जरूर आती हैं। हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आर्डर है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। सही हो गया, इलेक्शन ठीक हो गया। चले अब तो राणा साहब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। आपकी गुफ्तगू के दौरान ही हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मली साहब। मैं राणा साहब पहले मली साहब की तरफ आऊंगा, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ और मियां साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। मली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मली साहब सबसे पहले तो बताइएगा, फाइनली नवाज शरीफ साहब दोबारा मुस्लिम लीग नवाज के सदर बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है इसको? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, उन पे एक ही हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि ये पार्टियां मोरूसी हैं। ये सियासत अपने ख़ानदान से बाहर नहीं ले जाना चाहते। वो खुद नहीं होते तो भाई को जो है सदर बना देते हैं, बेटी को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना देते हैं। अगर हुकूमत बनानी हो तो भाई को वज़ीर आज़म और बेटी को वज़ीर आला बना देते हैं। भतीजे को सिंध का पंजाब का जो है वो प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है अपने जो है घर से बाहर नहीं देखना चाहते, ना ही ये राणा साहब जो कारकुन हैं इनको वो सामने आने देना चाहते हैं। क्योंकि अब जो मौजूदा सूरत हाल में जो वो बने हैं, उनको पता है कि नवाज लीग की मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो शुरू तो अभी नवाज लीग कबूलियत के बुनियाद पर चल रही है, क्योंकि कुछ मुक़तदरा के हल्के उनको कबूल करते हैं। और यही वजह है कि जो ये इस वक्त हुकूमत में भी है और इलेक्शन हार जाने के बावजूद और फार्म 47 के बुनियाद पर। ठीक हो गया। राणा साहब, मली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि मरूसी सियासत है, प्रिवेल कर रही है अभी भी आपकी जमात के अंदर। नवाज शरीफ नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं होंगे तो मरीम नवाज होगी, मरीम नवाज नहीं होगी तो हमजा शहबाज होंगे। क्यों राना अरशद मुस्लिम लीग नवाज का चले मरकजी नहीं तो पंजाब का सदर नहीं बन सकता? क्यों आप लोग जो है ये नायब सदारत और इस तरह के ओहदों तक कारकुनान महदूद रह जाते हैं?
याद खान साहब, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो मैं इनकी खिदमत आलिया में अर्ज करूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उनकी औलाद ही पैगंबर बनी, और उनके साथ साथ अगर आप आगे जाएंगे तो जब सरदारे दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर थे, तो उनके दोस्त, उनके अजीज हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान उनके अजीज भी थे, लेकिन वो साथ साथ खलीफा भी बने। आप अगर आप आगे आ जाएंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मेहनत की, तो साथ उनकी सिस्टर, हकीकी सिस्टर मादरे मिल्लत थी, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आगे चलते आए तो मैं अर्ज करूंगा कि अगर नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 को जेल में जाते हैं तो उनका भाई शहबाज शरीफ भी जेल में जाता है, उनके बेटे भी जाते हैं, उनकी बेटी भी जाती है। और जब 2017 में इस फ्राडिये ग्रुप ने, इस इंटरनेशनल ओवर क्लेवर और बैरूनी एजेंसियों के एजेंटों ने जो लंदन प्लान किया था, जिसमें न्याजी एंड कंपनी, क्रेज लाही एंड कंपनी और मौलाना साहब और एक इस वक्त के रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे, तो जहां वहां एक प्लान बनाया था ठंड पार्टी का, तो फिर ये न्याजी एंड कंपनी करने वाला टोटल नहीं है, वो जनरल जीरदन साहब जो है वो खुद इकरार कर रहे हैं, इस मामले को हमने एक्सप्लोर किया, नवाज शरीफ से तलाक ले रहे थे। नवाज शरीफ साहब की बहुत अच्छे थे। राणा साहब आपकी ऑडियो में डिस्टॉर्शन है। जी मैं कर रहा हूँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने तो मुल्क को ऐसे भी ताकत बनाया 28 मई को, और ये 9 मई वाले हैं। अच्छा। ये मोदी के पैरोकार हैं, ये अमेरिकन एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान के शोहदा की यादगारों को गिराने वाले हैं, ये जीएच के ऊपर हमला करने वाले हैं, ये पानी पाकिस्तान के जनाब को आग लगाने वाला तो ये पिंडी। ये राणा साहब आपने बड़ी लंबी चौड़ी तमहीदी बांधी। मुझे ये बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग नवाज के लिए कुर्बानियां सिर्फ शरीफ फैमिली ने दी हैं? राना अरशद की कोई कुर्बानी नहीं है? बाकी पार्टी के जो लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक की कोई कुर्बानी नहीं है? ये सारा जिक्र नवाज शरीफ साहब ने खुद किया। जब नवाज शरीफ साहब को 27 साल सजा होती है, और मैं समझता हूँ राणा सनाउल्लाह खान पर झूठा मुकदमा बनता है, ख्वाजा साद रफीक दोनों भाई 18 महीने जेल काटते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने खुद नाम लिए हैं, शाह खान अब्बासी साहब का, मुफ्ती इस्माइल साहब का, खाजा सबने नाम लिए हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज हम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क के मौजूदा हालात को रिजॉल्व करने के लिए इकट्ठे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए, ये मेट्रो बस पर 125 अरब आवाम का लुटाने वाले, हमने तो 90 अरब में 3 मेट्रो बस बनाई ना, लाहौर, मुल्तान। चले ये तो अब पुरानी स्टोरीज हैं, पुरानी। मैं यही अर्ज करता हूँ, इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम आगे जा रहे हैं, जाएंगे। लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ, जो खबर मानेका को ऊपर हमला किया इस टोले ने, जबरदस्ती टोले ने, आया खबर मानेका एक इज्जतदार घराने से या मुसलमान क्यों नहीं, वो पाकिस्तानी क्यों नहीं, वो बात कर रहा है अपनी साबका बीवी की, और ये न्याजी के बदमाश टोला। लेकिन मैं उसको हवा तो नहीं दूंगा राणा साहब, लेकिन मानिका साहब ने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंडेम करें ना, कि मानिका साहब को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जरूर करें, मानिका ने नहीं, आप भी करें। बीवी से बात के मुतल्लिका बात की, किसी और के मुतल्लिका बात नहीं, उन्होंने खान साहब से मुतल्लिक भी बड़ी फौहश बातें की हैं, उसको तो कम से कम कंडेम कर दें। किसी के घर में घुसेगा रूप बदल के बहरूपिया और उनकी इज्जत से खेलेगा, तो उसको कौन कहेगा इज्जतदार? फिर रियासत मदीना का नाम लेने वाले, शर्म आ रही है ऐसे लोगों से कि जो इंसानियत के रूप में दरिंदे। चले मैं इसका जवाब मली साहब से ले लेता हूँ, क्योंकि आपकी गुफ्तगू पे मली साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैं राणा साहब वापस आता हूँ। ये कौम के लिए, ये नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए नदामत है। अच्छा चले, मैं मली कोर्ट में एक्सेप्ट करता है,
यहाँ आकर एक्सेप्ट नहीं करता। बेटियां बेटियां होती हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो तेरी यार को बेटी मान ले या फिर इनकार ही कर दे। मैं समझता हूँ गलतियां हमारे अंदर भी बहुत सी होगी, लेकिन ये चीजें हमने तो नहीं केस किए। कावर मालिक, चले शुक्र है कम से कम आपने इतना तो एक्सेप्ट किया कि गलतियां आप लोगों में भी होंगी। मैं मलिक साहब से इसका जवाब देना चाहूंगा। मलिक साहब आप बड़ा जी राणा साहब, मुझे मलिक साहब की तरफ भी जाना है। के नाम पे 500 अरब राणा साहब बड़ी चीजें और भी डिस्कस करनी है, मैं वापस आता हूँ। मुझे मलिक साहब से इसका जवाब लेने थे। मलिक साहब आप बड़ा मुस्कुराते रहे हैं राणा साहब की गुफ्तगू के दौरान। नहीं सर, मैं बस ये अर्ज करना चाह रहा था, ये कह रहे थे कि हम 28 मई वाले हैं। ये 28 मई वाले नहीं हैं, ये जनरल जीलानी वाले हैं, जनरल ज़ियाउल हक वाले हैं, जिनको ये कहते थे कि हमारा ज़ियाउल हक हमारा सियासी जो है वो वालिद है। ये जो है IGI वाले हैं, जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था ISI ने और इनको जिताने की कोशिश की थी। ये IGI वाले हैं। ये सऊदी अरब वाले हैं, जब जनरल मुशर्रफ के ये बूट चाट कर और चले गए थे जहाज में संदूकें भरकर, ये वो है। ये लंदन जाने वाले हैं कि हमारी प्लेटें कम हो गई हैं और हमें इलाज कराना है, और या जहाज में चढ़ते हुए उनके प्लेट्स ठीक हो गए थे। तो ये कौम से हमेशा इन्होंने धोखा किया है, गद्दारी की है, बक्कारी की है। रही बात आज जो कोर्ट पे हुआ है, ये किसी का इनफरादी अमल तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि जो कावर मालिका साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसाइट किया लोगों को, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। उससे ज़्यादा बड़ी बात जो है मेरे नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आज इद्दत केस में सेशन जज इस्लामाबाद को फैसला सुनाना था, और फैसला वो रिजर्व था। फैसला सुनाने के बजाय उन्होंने आज कावर मालिका को सुना है, जिन्होंने आज बहुत जो है वो गलत ज़बान इस्तेमाल की है। उसके बाद उन्होंने फैसला नहीं सुनाया और वो उठ के चले गए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शायद वो एक लेटर भेज रहे हैं, जिसमें वो खुद को भेज चुके हैं, जिसमें खुद को उन्होंने रिक्यूज कर लिया है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अदलिया की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है कि जहां आपको जिस दिन पे फैसला सुनाना हो, जब आप कई माह तक एक केस सुन चुके हो और फैसला सुनाने की खास मजेदार बात यह है कि कावर मालिका पहले भी जज पे अदम एतमाद कर चुके थे, और उनकी रिक्वेस्ट खारिज हो चुकी थी। नहीं की थी, उनकी खारिज हो चुकी थी वो एप्लीकेशन। उसके बाद अगर वो उसको जज पे अदम एतमाद था तो उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। इसी कोर्ट में वो नहीं कर सकते। लेकिन हैदर भाई, अब आप देखें मामला इस तरह इस मुल्क में इस लहज पे ये ले गए हैं कि कल इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, इस मुल्क का वजीर आजम, जिसको मुसल्लत किया गया है इस कौम पर, वो कहते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं। अब जब वो अपनी अदलिया पे एक तरफ वो पूरी दुनिया में एक डॉलर के लिए भीख मांगते घूमते हैं, चीनी में, अरबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, और फिर उनको बता रहे हैं कि हमारी अदलिया में काली भेड़ें हैं। ये एक मुल्क के वजीर आज़म को ये ज़ैब नहीं देता कि वो अदलिया की इस तरह तज़ीक करे, अदलिया को इस तरह वो। इसका जवाब अदलिया से ले लेते हैं। राणा साहब, बतौर गवर्नमेंट, इदारों की रेपुटेशन, इदारों के मामलात पे उनके साथ खड़े होना हुकूमत का काम होता है। आप लोग अपने हक में फैसलों पे जिस तरीके से अदलिया के, मतलब ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये अप्लाई होता है। आपके हक में कोई चीज हो जाए तो आप लोग बल्ले बल्ले कर देते हैं, और आपके खिलाफ कोई थोड़ा सा मामला हो जाए तो आप लोग साथ ही उस इदारे की ऐसी तैसी फेर देते हैं। अभी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक बज़ाहिर एक अदलिया मुखालिफ कैंपेन चला रही है, और आप टारगेट कर रहे हैं जजेस को, आपकी सुपीरियर लीडरशिप भी टारगेट कर रही है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की बातें होगी तो फिर किस तरीके से एक आम आदमी को क्या तासुर जाएगा इससे? हैदर अय्याज खान साहब, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ईशा फैज साहब ने बात की कि जब जजेस प्रेशर नहीं लेते, जब जजेस वक्त पर मदई की स्पोर्ट फैसला नहीं देते, और इंटरनेशनल लेवल पर अब पाकिस्तान की कोर्ट्स का जो स्टेटस है वो, मैं तो बड़ा अदब हूँ, मैं तो अर्ज भी नहीं कर सकता, वो स्टेटस मैंने तो नहीं, उसके जिम्मेदार आप तो नहीं है। जो ऑनरेबल जजेस है वही हैं,
वो 148 नंबर पे, गालबन टोटल 145 या 46 है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप देखें कि जो 25 लाख के करीब केसेस हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के केसेस हैं, वो किसने है, किसने एक इंसाफ दिया है। यहाँ तो वो जजेस हैं जो मुझे टीम के कावल बनते हैं, और वो जस्टिस साहब हो, छात्र 7 साल हो, मैं ये तो शेयर करूंगा, जब ओथ ले लेते हैं 1973 के आइन का, तो तमाम जजेस को अल्लाह ताला की जात के बाद अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर होकर मेरिट पर फैसला करना चाहिए। चाहे मियां नवाज साहब के खिलाफ फैसला है, चाहे न्याजी साहब के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि वहां बैठकर किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं ये इंतहाई अदब से अर्ज करना चाहता हूँ। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, 24 महीने स्टे दे दिया, किसका नुकसान हुआ? अवाम का। और अब अगर पंजाब गवर्नमेंट स्कूटियां दे रहे थे स्टूडेंट्स को, तो वो जिस ऑनरेबल जज ने स्मोक के केस की समाअत थी, तो उसमें कहा कि ये मोटरसाइकिलें बेटियां और बेटे जो सवार होंगे ये वन विलन करेंगे और गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होंगे। तो मैं अर्ज करता हूँ कि शायद उन्होंने सही कहा हो, लेकिन अवाम की राय में अगर उन गरीबों को मोटरसाइकिलें गवर्नमेंट दे देती तो ये अच्छा फैसला था। फैसले बोलते हैं, इंसाफ बोलता है। अब खबर मानेका साहब तो रो रहे हैं और वो हल्फन कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि निकाह हो चुका है। तो इसका लेकिन यही खबर मानेका साहब पहले कुछ और भी तो कहते रहे ना राणा साहब। जिस वक्त खबर मानेका साहब की ये स्टेटमेंट्स आई, वो डाउट तो फिर क्रिएट करती है ना। मैं करता हूँ, खबर मानेका साहब ने जो कहा वो जवाबदेह है, लेकिन आने पर जज ने तो इंसाफ करना है ना। आने पर जज ने तो उसको वेरीफाई करना है, उस इन्वेस्टिगेशन के असल काज देखने हैं। और अगर हो तो ऑनरेबल जजेस जैसे कि शक्ति को करते हैं, जैसे वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आज़म को करते हैं, उसी तरह उन आईएएस को करते कि शुबहात है। मनी साहब, चंद रोज पहले अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले मैंडेट की वापसी हो, असीरान की रिहाई हो, फिर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। यानी आप लोग कंडीशंस के साथ गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग डायलॉग इनिशिएट कर लें? बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। वो समझती है कि 8 फरवरी को, तो उससे पहले देखिए एक लंबी तारीख है, हमारी जो क़यादत थी उसको अगवा किया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए, चादर चौधरी का तकद्दुस पायमाल किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, हमसे हमारा निशान छीना गया। लेकिन उसके बावजूद 8 फरवरी को इनको मुंह की खाड़नी पड़ी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबात जीत गई। और उसके फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको हरा दिया गया। एक मामला ये हो गया। दूसरा, 9 मई से लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को सियासी बुनियादों पर कैद किया गया है और वो जेलों में है। तो अगर बातचीत करनी है, हम देखिए ये कहते हैं कि सियासी कोर्टों से बातचीत करते हैं, हमारी सियासी कोर्टों से बातचीत जारी है। हमने मौलाना फजल रहमान से भी बात की है, महमूद खान अचकज़ई हमारे साथ हैं, हमारी जमात इस्लामी से भी बात हो रही है, हमारी मीडिया से, हम हर सियासी जमात से बात कर रहे हैं, सिवाय उनके जो इस वक्त हुकूमत में की होल्डर है पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और MQM की। हम समझते हैं कि इन्होंने हमारे मैंडेट की चोरी की है। अब आपने बहुत मुनासिब बात की है कि क्या मामला ऐसे ही चलते रहेंगे या मामला आगे भी बढ़ेंगे। तो देखिए, मामला आगे बढ़ने के लिए ये तो मुमकिन नहीं है ना, आप किसी के हाथ बांध दें, पैर बांध दें और उसको कहे आए हमसे बात करें और आप उनको फोर्स करें अपने टर्म्स पे। आप उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होती है। अब जरदारी साहब ने भी खिताब किया जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से, कम से कम वो ये भी कह देते कि हम सियासी कारकुनों को आज़ाद कर देंगे। नहीं कहा, वो ये कह देते कि हम झूठे केसेस। अब देखिए ना, हमें ऑर्डिनेंसेस की हम बात कर रहे हैं, कल परसों 2 ऑर्डिनेंसेस जारी हुए, उसके लिए पीपल्स पार्टी
नवाज लीग खुद परेशान है कि ये ऑर्डिनेंस कैसे आ गए हैं। ख्वाजा साद रफी का रिकॉर्ड पे बयान है, एमक्यूएम का बयान पे आज जो रजा रब्बानी साहब ने बयान दे दिया है। तो इनको ये इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि पीछे बिहाइंड द सीन कौन काम कर रहा है। अगर इनके पास कोई इख्तियारात है तो एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाए जिसमें बातचीत हो सकती हो। यकीनी तौर पर बात उनसे ही होती है जिनके पास कोई इख्तियार हो। और हम जब एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप मुदाखलत कर ले, आप आ जाए और हमें कोई हुकूमत में बिठा दे। हम कहते हैं कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें, आइन में जो आपका किरदार है उससे आप तजावुज़ ना करें, आप सियासत में ना आए। ये सियासतदानों का काम है, उन पे छोड़ दे। तो ये ओवरऑल इस तरह से जब होगा कि हर कोई अपने एम्बेट में रह के काम करेगा और सियासी ताकतों के पास इख्तियारात होंगे तो सियासी बातचीत भी होगी और मुल्क आगे भी बढ़ेगा। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना मोहम्मद अरशद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लालचंद मली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मली साहब, चंद रोज़ पहले अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले मैंडेट की वापसी हो, असीरान की रिहाई हो, फिर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। यानी आप लोग कंडीशंस के साथ गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करने को तैयार हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग डायलॉग इनिशिएट कर लें? सर, मैंने दो बातें की ना। एक, नंबर वन, ये हम कोई ये कंडीशंस आपको इनको इसलिए नहीं समझना चाहिए, ये उनका आईनी कानूनी हक है। हम कहते हैं कि आप अपना रोल प्ले करें आइन और कानून के हिसाब से। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार है, अगर किसी को सिर्फ महज इसलिए गिरफ्तार किया गया है जेलों में, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इवन जनरल ज़िया-उल-हक ने भी औरतों को इतने दिन कैद नहीं रखा था। कैंसर सर्वाइवर है यासीन राशिद साहिबा, जो बहुत एक बुजुर्ग खातून है, उनको भी इन्होंने जेल में रखा हुआ है। अगर इनकी ये सोच होगी तो इनसे बातें बेसूद है और हम समझते हैं इनके पास इख्तियार होने चाहिए। यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह रहे कि हमें हुकूमत दे दें। बाकी दूसरी हमारी यकीनी तौर पर डिमांड है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें हुकूमत दे दें। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप समझते हैं केटी में रिगिंग हुई है, हम कहते हैं कहीं पंजाब में हुई है, कराची में हुई है, तो आप एक कमीशन बिठा दें जो उसकी ऑडिट करे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे हक में फैसला कर ले, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो 2018 में भी, बल्कि 13 वाले इलेक्शन के बाद, 14 के धरने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बिठाया था जिसके रिजल्ट आ गए तो हमने उसको कबूल कर लिए थे। अब भी बिठा दें। अब तो ये बड़े जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बड़े मुअत्तद हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। अब तो आप लोग जुडिशियल कमीशन के लिए तो अब अप्रोच भी कर चुके हैं ना आप? देखिए, हम ये क्या कर सकता है जब हम समझते हैं, हम नहीं समझते। देखिए, IMF जिनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, IMF का एक स्टेटमेंट आया कि वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा पड़ा है। आप पतन की जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि भाई 3 सीटें जो है इस्लामाबाद की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, और ये जो है फॉर्म 47 वाले हैं और इलीगल बैठे हुए हैं। आप बिल्डाट की रिपोर्ट देख लें, आप बैनुल-अक़वामी मीडिया देख लें, पूरी दुनिया कह रही है। अब हम उस पर लड़ तो नहीं सकते, हम तो डिमांड कर सकते हैं ना कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नवाज शरीफ खुद अपनी सीट हार गए, वही कम से कम खोल दे, वही हल्का खोल दे तो पता चल जाएगा। राणा साहब वो कह रहे हैं कि मियां साहब वाला हल्के ही खोल दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग खोल दें, फिर हल्का चैलेंज एक्सेप्ट करें। हैदर साहब, आप और ये लालचंद खान साहब जो इरशादात फरमा रहे हैं, तो वो 25 जुलाई 2018 वाले भी सारे हल्के खोल दे, आज के भी खोल दे। और अगर खोल दे हार जाते हैं और ये जालसाजी के जरिए जीत जाते हैं तो कहते हैं वेल डन। ख्वाजा साद रफीक हार जाते हैं और एक पार्टी बदल के नया आने वाला नेता पहली दफा MNA बन जाते हैं तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेल डन। पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने ये PTI वाले जो है, ये मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के मैंडेट को 40, 45 और 47 फार्म के जरिए जीत कर 70 मुकदमात में मुलव्वस इश्तिहारी शहद वाला की मिनिस्टर गंडापुरी साहब गिरफ्तारी के बगैर जीत कर वजीर आला का हलफ ले लेते हैं तो कहते हैं वेल डन। तो मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं
कि अभी ये मुल्तान का इलेक्शन हुआ है, ये पिछले हफ्ते, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इनको अपने लेवल का नहीं पता चला। और फिर जिमनी इलेक्शन, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, 35% की बात भी नियाजी अंटोले ने की, रिहाब ने नहीं की। अदालत में जाकर कहते हैं कि नहीं है, वो सियासी बयान था भाई। 10 मेट्रो बस मुल्तान वाली बात भी नियाजी अंटोले ने की। आज के वजीर आजम शहबाज साहब कोर्ट में है और ये वहां पेश नहीं होते। 6-7 साल हो गए उस मुकदमे को। इसलिए ये आल कादर ट्रस्ट के नाम पे 500 कनाल जगह कब्जे में लेने वाले ग्रुप का नाम है नियाजी अंटोला। ये 350 कनाल राणा साहब, ये अलग मैटर्स है। बात तो इलेक्शंस की हो रही है, इलेक्शंस की शफाफियत की हो रही है, मुल्क की मामलात को आगे चलाने के ऊपर हो रही है। मैं वही कर रहा हूँ कि जहां से इनको रिलीफ मिलता है ये कहते हैं वेल डन। मैं कहता हूँ इलेक्शन, इसी इलेक्शन के नतीजे में आज ये खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमत में है और शफाफियत की बात कर। लेकिन मलिक साहब तो कह रहे हैं अगर आपको केपीके में डाउट है, आप केपीके में भी हल्के खोल दें। तो यार ये जो अरशादात फरमा रहे हैं, जो जालसाजी कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अगर कोर्ट में मेरे हल्का कोर्ट में भी गए हैं, बात नहीं हो सकते, तो कोर्ट का रास्ता किसने रोका? तो ये तो गए हुए कोर्ट में नहीं आता। ये बातें करने वाला टोला है। कहाँ गया जुल्फी बुखारी, माइद यूसुफ, शहजाद अकबर, दोनों बातों से लूटने वाला ग्रुप था। आज मियां असलम इकबाल तो नहीं गिरफ्तार होता, आज हमाद अदर तो गिरफ्तार नहीं होता भाई। आज तो वो साबका मिनिस्टर CNW मुराद सईद तो गिरफ्तार नहीं होता। हाँ, मुझे भी दुख है, डॉक्टर यास्मीन राशिद देख रहा है तो उनको छूटना चाहिए। अगर 10 जमानतें होती हैं तो वहां तो कहते हैं जी ये हमारा हक है, और मियां असलम इकबाल लाहौर में घूम फिर रहा है, उसको तो कोई नहीं पकड़ रहा। मियां असलम इकबाल लाहौर में है जी? आपने नहीं देखा? उस समराबाद शादी की तकरीर में नहीं आया था? पूरे मीडिया को पता है, पूरा मीडिया वहां पर इनवाइटेड था। इसलिए मैं कहता हूँ ये PTI वाला वो फितना ग्रुप है जो जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल-इस्लाम के कांधों पर चढ़ के आता है और फिर पाकिस्तान में आकर तबाही बर्बादी फैलाने वाले ग्रुप का नाम है 10 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था? कौमी असम्बली टूट गई, वो दांतों वाला डॉक्टर और का वेल डन तोड़ दे। कहाँ गया? आज तक किसी को साथ देना पड़ा। 65 रुपए पेट्रोल था 2017 में, 50,000 का एक तोला जेवर था, 28 रुपए किलो चीनी थी। तो ये तोला ही आज लेकर आया यहाँ तक तबाही और बर्बादी। चले, आप मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है। पहले राणा साहब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप बताएं अब वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब इसी तरीके से इल्जाम तराशियां होंगी दोनों एंड से, या आप लोग अवाम के बारे में कुछ सोचेंगे और अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करना शुरू होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मरियम नवाज साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज और सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ मिल रहा है। डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। रोटी 20 से 15 रुपए 12 रुपए तक आ चुकी है। कीमतों में अल्हम्दुलिल्लाह कमी हुई है। ये रोटी कहाँ पे आई है राणा साहब? मैं समझता हूँ सऊदी अरब, चाइना, UAE जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो MOU साइन हुए हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें मैं जरूर कहूंगा, नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? चीफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मनीर साहब का भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम अगर चीफ मिनिस्टर गंडापुरी साहब मीटिंग में आते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, बैठकर बात होती है। और PTI ने 3 लोगों को डेलीगेट किया था मीटिंग के लिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोगों से नहीं करेंगे, हम तो किसी और से करेंगे। और फिर वो उनको मीर जाफर भी कहते हैं, मीर सादिक भी कहते हैं, और जो शोधा कोटा हो जनरल सरफराज साहब तो फिर उनको कुछ और नाम देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये मोदी के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये 24 करोड़ आवाम के लिए नहीं, हम हाजिर हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में चक शहजाद में इमरान नियाजी की दावत पे गए, तो आज भी हम समझते हैं कि पहले वो इकरार करे, वो लंदन प्लान, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पार्लियामेंट पर 2014 में हमला करने वाले अपने जुर्मों का इकरार करे, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। नहीं जी मलिक साहब, पहले तो सिर्फ आप लोगों की तरफ से ठीक है। राणा साहब मुझे कंक्लूजन की तरफ जाने के नारे उनकी माफी मांगे तो हम बिल्कुल डायलॉग करने के लिए तैयार हैं अपने कायद नवाज शरीफ की। चले ठीक हो गया राणा साहब, मुझे अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। उससे पहले मलिक साहब मुख्तसरन
आप लोगों की तरफ से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अब उधर से भी आ गई हैं। आप लोग कह रहे थे असीरान की रिहाई हो, फिर मुज़ाकरात को लेकर आगे चलेंगे, मैंडेट की वापसी हो। अब वो कह रहे हैं आप लोग अपने जो जराइम में उनका इकरार करें, फिर हमारी तरफ से डायलॉग हो। ये देखिए हैदर भाई, हमें तो पता है ना इनका कि इनके हाथ में कुछ नहीं, ये बेइख्तियार लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म अपना बनाया, लेकिन हुकूमत जो है मोहसिन कियानी की चलती है, मोहसिन नकवी की चलती है। ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगा नहीं सके, ये अपने सेनेटर इलेक्ट करवा नहीं सके। ख्वाजा साद रफी जैसे बंदे को छोड़कर मोहसिन नकवी को ये जो है इलेक्ट करवाते घूमते हैं। बजट IMF को देना है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। किसानों की इन्होंने कबर तोड़ दी है, किसान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये उनको जेलों में डाल रहे हैं। उनको ये उनका हकीकी हक जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो प्राइसेस देने के तैयार नहीं है। ऊपर से जो इन्होंने गंदम मंगवाई, $1.1 बिलियन का जो इतना बड़ा इस कौमी खजाने को नुकसान हुआ और 400 अरब रुपए खाए गए हैं उस पूरे स्कैंडल में, उसकी इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं, वो नैब को केस के भेजने के लिए तैयार नहीं। तो इनकी ये सिर्फ मोहरे दिखाने के हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता था कि पार्टी में होशियार लोग होंगे, लेकिन मुझे आज यकीन हो गया कि राना मोहम्मद अशर साहब जैसे भी होशियार लोग बैठे हुए हैं, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में भी बढ़ चढ़ कर जो है वो मुतालबात कर रहे हैं। तो मुझे इनकी जहानत पे भी मुझे आज यकीन आ चुका है और इंशाल्लाह बेशक ये इनको जो चाहे करें। हम समझते हैं इस मुल्क को आगे लाने के लिए इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इनको एक बेस पे बैठना पड़ेगा और इस मुल्क में जो जो इन्होंने चीज़ें की हैं उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी खासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन की करानी होगी। हम तो 9 मई की जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। उससे बेशक वो अगर कोई उसमें कोई शामिल था, कोई आर्मी इंस्टॉलेशन पते करने पे, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो जुडिशल कमीशन तय करे, कोई एक ही वही जज, वही गवाह, वही मतई, वही सब कुछ नहीं हो सकता। अगर फेयर प्ले नहीं होगा तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना मोहम्मद अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मसला ये है कि बातों की हद तक हम शायद देख रहे थे कि चीज़ें बेहतर होंगी, अब बातों की हद तक भी चीज़ों में बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। इस कदर डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, इस कदर नफ़रतें बढ़ गई हैं कि शराइत ही ऐसी रखी जा रही हैं जिनके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। और ये दोनों एंड से हो रहा है, गवर्नमेंट एंड से भी हो रहा है और अपोजिशन एंड से भी यही हो रहा है। इस दुआ के साथ कि शायद इन लोगों के दिलों में हमारे लिए, अवाम के लिए कोई रहम आए और ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आज आम आदमी किन मसाइल से गुजर रहा है, उसकी क्या तकालीफ है और उनका अदराक कैसे मुमकिन है। तो ये जो पर्सनल ब्लेम गेम है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, एक दूसरे के साथ जो नफ़रतें हैं, एक दूसरे से जो बदला लेने की ख्वाहिशात हैं, इनको पीछे रखा जाएगा और मुल्क को आगे रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर यही लोग शायद बेहतर डिलीवर भी कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।